सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट गैट एंड कैसे गैट जो है वो इवॉल्व होता है और WTO बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। 1947 में गैट बना था 23 कंट्रीज़ के द्वारा। इसके बाद इसकी बहुत सारी राउंड्स होती हैं। राउंड्स का मतलब आपसी बातचीत होती है। तो 1949, 1950, 1955 टू 56 एंड इसकी जो लास्ट 3 राउंड्स की जो टॉक्स होती हैं वो कौन कौन सी थी? कैनेडी राउंड, देन टोक्यो राउंड एंड देन 1986 टू 1993 उरुग्वे राउंड। तो 3 जो टॉक्स होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन लास्ट की जो 3 टॉक्स में बात करी जाती है कि जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको कम से कम किया जाएगा, और ये गैट के ही प्रयास थे कि जो टैरिफ बैरियर, एवरेज टैरिफ बैरियर जो 1947 में 40% थे वो 2000 तक पहुँचते पहुँचते 3% हो जाते हैं, अराउंड 3% टैरिफ बैरियर सिर्फ। और इसी के अलावा जो लास्ट की जो राउंड्स की जो बातें होती हैं इसको चक्र वार्ता कहते हैं। चक्र वार्ता का मतलब ये है कि जो मीटिंग्स होगी उसकी श्रृंखला। तो एक टाइम पे ये मीटिंग्स करना शुरू करते थे, जैसे कि यहाँ पर एक राउंड की बात करी गई है कैनेडी राउंड की 1964 टू 67। तो 3 साल तक लगातार इनकी मीटिंग्स होती है। इसी को राउंड बोला जाता है, इसी को चक्कर बोला जाता है, जो आपसी बातचीत होती है, इसलिए इसको चक्कर वार्ता कहते हैं। 3 साल तक ये चलती है। उसके बाद 1973 टू 79 टोक्यो राउंड, तो लगभग 6 साल तक चलती है, 73 से लेकर 79 तक। टोक्यो जापान में पाया जाता है, तो जापान में ये बातचीत करी गई थी और इसमें वही चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे। अब एक चीज़ हमें और भी समझनी है कि जो गैट 1947 में था वो वैसा नहीं था जो 1993 में पहुंच के हमें मिलता है। तो वो इवॉल्व हुआ है, उसका विकास हुआ है। तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि टैरिफ बैरियर्स, एवरेज टैरिफ बैरियर्स से अराउंड 40%, 2000 तक पहुंचते पहुंचते 3% हो गए। तो ये इन्हीं चक्कर जो वार्ताएं जो चल रही थी, जो राउंड जो टॉक्स चल रही थी, उसी के कारण ये हो पाया है। क्योंकि इन वार्ताओं में डिस्कस किया जाता था कि दुनिया को हम किस प्रकार से एक घर बना सकते हैं, एक परिवार बना सकते हैं जहाँ पर व्यापार जो है वो मुक्त रूप से हो सके। तो शुरू में पकड़े गए टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। टैरिफ बैरियर्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, किसी दूसरे देश में जब वस्तुएं बेची जाती है उसके द्वारा जो आयात कर लगाया जाता है उसको टैरिफ बैरियर कहते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर भी बातचीत होना शुरू हो गई थी। कब से? जैसे कैनेडी राउंड की बातें शुरू होती है 1964 टू 67, फिर 1973 टू 79 टोक्यो राउंड की बातें चलती हैं देशों के बीच। इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर डिस्कशन करी जाती है। और 1986 टू 1993 उरुग्वे राउंड। उरुग्वे इज़ अ कंट्री दैट लोकेट्स इन साउथ अमेरिका। तो वर्ल्ड मैप में आप जाएंगे, साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एक कंट्री पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड उरुग्वे। इसी उरुग्वे में ये बातें हुई थी। यहाँ पर गैट के जो मेंबर्स थे वो आपस में मिलकर चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं। लगभग 1986 टू 1993 लगभग 7 साल तक आप आपस में बातचीत करते हैं कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कल ही मैंने आपको बताए थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स उनको कैसे कम किया जाएगा। और इसमें और भी बातचीत होती है कि अब हमें ना केवल गुड्स यानी कि वस्तुओं को मुक्त करना है, बल्कि सर्विसेज के ऊपर भी काम करना है, सेवाओं के ऊपर भी काम करना है। दुनिया के दूसरे देशों में सेवाएं मुक्त रूप से उनका आदान प्रदान किया जाए, उसके ऊपर भी काम करना है। तो सेवाएं क्या होती है? जैसे डॉक्टर हो गए, एजुकेशन होगी, बैंकिंग होगी, तो इसके ऊपर भी काम करना है। दुनिया के जो लोग हैं वह एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी सेवाएं दे सकें। जैसे कि अगर इंडिया में कोई काबिल इंजीनियर है तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही अपनी सर्विसेज देने के काबिल होना चाहिए, बल्कि दूसरे देशों में भी दे पाए। और उसके आगे जो भी बैरियर हैं उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके ऊपर भी बातचीत शुरू होती है। इसके अलावा गैट में टेक्सटाइल शामिल नहीं था, टेक्सटाइल को भी शामिल करने का
बात उठी, एग्रीकल्चर कृषि को भी शामिल करने की बात उठी। टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ा। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति इंडिया में कुछ इन्वेंट करता है, कोई नई चीज़ बनाता है, तो उसके ऊपर उस व्यक्ति को एक पेटेंट मिलता है। ठीक है, कुछ सालों के लिए उसको उसका पेटेंट मिलता है। उसका जो पेटेंट होता है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। तो इस पेटेंट्स के ऊपर भी रेगुलेशंस बनेगी। एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिखी, कोई नॉवल लिखी, या कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल बात बता दी जिसको चोरी नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर एक यूनिवर्सल नियम बनाए जाएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था कि इन सारी चीज़ों के ऊपर यूनिवर्सल कुछ नॉर्म्स बनाए जाएंगे, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। वो रूल्स ही सारे दुनिया को रेगुलेट करेंगे। तो यही एक पर्पस था। तो गैट का जो दायरा था, इट वाज वेरी स्मॉल। गैट का दायरा बहुत छोटा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब आता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना केवल गुड्स की बात करता है, वस्तुओं की बात करता है, उसके साथ साथ सेवाओं की भी बात करता है कि सेवाएं भी जो हैं वह व्यापार के क्षेत्र में ऐड करी जाएंगी और इसके ऊपर भी नियम बनाए जाएंगे विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। एग्रीकल्चर जो है उसको भी दुनिया के अंदर फ्री होना चाहिए, टेक्सटाइल को भी फ्री होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर भी नियम बनाने का जो काम किया गया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। तो गैट का दायरा छोटा था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दायरा काफ़ी बड़ा था। और इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको भी ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 1995 में नियम बनाए गए, 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 1995 में ही सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। ये जो राउंड्स की बातें हो रही थी इनमें ही ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। और जब ये डिस्कस होती थी तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो भी डिस्कस होती थी कि अगर हम एग्रीकल्चर को फ्री ट्रेड में अलाउ कर देते हैं, जब गैट उसको अपने अंडर ले लेता है, तो उसके अच्छे परिणाम क्या होंगे, बुरे परिणाम क्या होंगे। कुछ देश उसमें ऑब्जेक्ट करते थे कि इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी को वन बाय वन जानेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर में एक शब्द आता है डंपिंग। डंपिंग को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की एक कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है और उसको बनाने के लिए उसकी जो कॉस्ट लगती है 5,000 लगती है। और इस अमेरिकन कंपनी को यदि अपने मोबाइल फ़ोन दूसरे देशों में बेचने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में ही बेचने हैं, तो इंडिया में ऑलरेडी फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं। किसी का रेट 4,000 है, किसी का रेट 3,000 है। तो लोग सस्ते मोबाइल ख़रीदना प्रेफर करेंगे, ना कि अमेरिकी कंपनी का 5,000 का फ़ोन। तो इस केस में वहाँ की कंपनी, जब वहाँ की सरकार क्या करेगी, अपना जो प्राइस होगी, जो उसकी कॉस्ट जितनी उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी है, वो इंडिया में जब इसको बेचेगी तो हो सकता है कि 5,000 की कॉस्ट है तो वो उसको 2,000 पे बेचें। इसी को डंपिंग बोला जाता है कि उस कंपनी के द्वारा, उस देश के द्वारा डंपिंग की नीतियाँ चलाई जाती है, जिसके कारण वह अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में सस्ते दामों पे बेचते हैं। अब इसके कारण दुष्परिणाम क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि जो 4,000 का कंपनी उस देश की फ़ोन बेच रही है या 3,000 का बेच रही है, उसके फ़ोन नहीं बिकेंगे, 2,000 वाले बिकना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे देश के फ़ोन बिकना शुरू हो जाएंगे। इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं कि ये जो ट्रेड की प्रैक्टिस है ये उचित नहीं है। ऐसा विकसित देशों के द्वारा अक्सर किया जाता है या किया जाता था, जिनके द्वारा डंपिंग की नीतियाँ अपनाई जाती थी। अपने देश में से कोई प्रोडक्ट की जो कॉस्ट लगी है उससे भी सस्ती दर पे दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट बेचा जाता था, ताकि वह उस देश के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको कंपटीशन दे सके। और ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग 2,000 का फ़ोन बेचना शुरू कर देंगे तो 4,000 का फ़ोन बनाने वाली इंडिजिनस जो कंपनी है, उस देश की कंपनी है, जब 3,000 का बनाने वाली है, उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ करने पड़ेंगे, अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी और उसके बाद वो कंपनी ही बंद हो जाएगी। और जैसे ये कंपनी बंद हो जाएगी तो जिस देश या जिस कंपनी के द्वारा वो डंपिंग की पॉलिसीज़ लाई जा रही है,
उसके ही प्रोडक्ट बिकेंगे। अब वही कंपनी जो 2000 का फ़ोन बेच रही थी वो चाहेगी कि मैं अपना पुराना जो नुकसान था उसको भी कवर कर लूँ, उसके लिए वहाँ इस फ़ोन का प्राइस 10,000 कर देगी, क्योंकि वहाँ की जो इंडिजिनस कंपनी है वो बंद हो चुकी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को बेचते रहेंगे। इसी को डंपिंग नीति कहा जाता है। सो ये भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है जो कि अक्सर देशों के द्वारा लगाया जाता था। तो नॉन टैरिफ बैरियर, इस वाले बैरियर को भी टैकल करने के लिए उरुग्वे राउंड की जो वार्ता थी उसमें डिस्कशन हो रही थी कि इसको ख़त्म किया जाएगा। और आज के टाइम में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है कि किसी भी दूसरे देश के द्वारा डंपिंग पॉलिसीज़ नहीं अपनाई जाएगी, और यदि कोई देश अपनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि विश्व व्यापार संगठन बन जाता है? तो जैसा कि हमें पता है कि 1945 से लेकर 1990 तक लगभग कोल्ड वॉर रहता है। 1991 में 1991 में सोवियत संघ की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, वो टूट जाता है, और दुनिया में केवल एक ही विचारधारा रह जाती है, वो है अमेरिका की विचारधारा, एंड दैट प्रमोट्स टू कैपिटलिज्म, जिसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं। और उसी दौरान ग्लोबलाइजेशन भी आता है, वैश्वीकरण भी आता है। अब अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूंजीवाद का सपोर्ट करती है, और पूंजीवाद इसमें विश्वास रखता है कि जो व्यापार है वह मुक्त होना चाहिए, व्यापारिक लेन देन मुक्त होना चाहिए। और दुनिया के जितने भी जो देश थे जो साम्यवाद के प्रभाव में थे, वो सारे के सारे उदारवाद के प्रभाव में आना शुरू हो जाते हैं, पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट इंडिया के भी जो रिफॉर्म्स आप 1991 में ही देखते होंगे। तो उस दौरान उरुग्वे राउंड की जो वार्ताएं थी वो 1993 में समाप्त होती है, और उसमें ही ये तय कर लिया जाता है कि अब दुनिया मुक्त व्यापार की तरफ बढ़नी चाहिए। इनफैक्ट फुकुयामा जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, कि अब इतिहास का अंत हो चुका है। इसका मतलब ये है कि विचारधाराओं का अंत हो चुका है और दुनिया में एक ही विचारधारा बची है, दैट इज़ कैपिटलिज्म। अब दुनिया के तमाम देशों को पूंजीवाद के सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए, और पूंजीवाद के सिद्धांत के ऊपर ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चलेंगी। तमाम दुनिया के जो देश हैं उनको अपनी अर्थव्यवस्थाएं ओपन कर देनी चाहिए, और एक दूसरे देश में व्यापार को अलाउ करना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। तो इसी के कारण 1993 में उरुग्वे राउंड की वार्ताओं में ये कहा गया कि जो गैट था, हालांकि गैट ने अपने जन्म से लेकर 1993 तक जो सफ़र तय किया है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बट उसके बावजूद हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जो इससे ज़्यादा पावरफुल हो, जो ना केवल टैरिफ बैरियर्स को इंक्लूड करे बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इंक्लूड करे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करे, सर्विसेज को भी इंक्लूड करे, टेक्सटाइल को भी इंक्लूड करे, एंड एग्रीकल्चर को भी अपने ट्रेड रिजाइम्स में इंक्लूड करें। तो ऐसी बात फिर 1995 में ये जो इंटरनेशनल प्रेशर था, ये भी एक कारण रहता है कि 1995 में एक और शक्तिशाली संगठन की ज़रूरत महसूस होती है और विश्व व्यापार संगठन बन जाता है। जब ये उरुग्वे राउंड की वार्ताएं हो रही थी 1986 से लेकर 1993 तक, तो इसी में चर्चाएं उठना शुरू हो गई थी कि एक संगठन बनाएंगे, और इसमें ऐसा नहीं था कि केवल विकसित देशों के फ़ायदे में जो होगा, जो उनके हित में होगा, उसी को उसमें ऐड किया जाएगा, बल्कि विकासशील देशों के जो हित में है उसको भी विश्व व्यापार संगठन में जोड़ा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, कृषि, एंड टेक्सटाइल, जिसको कपड़ा कहते हैं। कपड़ा और कृषि, और ये कपड़ा और जो कृषि है ये विकासशील देशों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें तो हमारी अर्थव्यवस्था आज भी 45% जो लोग हैं वो रोज़गार हासिल करते हैं कृषि से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विकासशील देश थे इनके पास कोई ज़्यादा तकनीक नहीं थी। जब ये आज़ाद होते हैं तो ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन देशों में नहीं हो पाई। तो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल यहाँ पर इसमें ये काम कर रहे थे, और यदि इनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, कपड़े को एक्सपोर्ट करना है, तो जो विकसित देश हैं 1995 से पहले या 1990 से पहले विकसित देशों ने क्या किया,
बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। अब गैट इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता था, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि गैट ने कभी कहा ही नहीं कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को हम फ्री करने के लिए काम कर रहे हैं। गुड्स, हालांकि ये भी वस्तुएं ही हैं, बट इनको बाहर रखा गया था। गैट इसके साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेगा, और इसके संबंध में कोई विवाद हो जाता था तो उसको गैट में लेके नहीं जाया जा सकता था। तो इसलिए 1995 में विश्व व्यापार संगठन में कृषि और कपड़े को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया गया है। और इसका मतलब क्या है कि कपड़े और कृषि को जो विकसित देश हैं अपने देश में आने देंगे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैरिफ बैरियर नहीं लगाएंगे, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगाएंगे। क्योंकि विकसित देश तो बाकी वस्तुएं बेच लेंगे, पर विकासशील जो देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनके पास यही साधन है, सिर्फ उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कंसेशन किसके द्वारा दी गई? विकसित देशों के द्वारा। किन देशों को? विकासशील देशों को, जब विश्व व्यापार संगठन बनता है। तो इस मामले में विकसित देशों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और विकसित देशों ने यह वायदा किया कि वह अपने देश में किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ नहीं अपनाएंगे। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ का मतलब ही ये है कि वह टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देंगे। वो जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं अपने देश के किसानों को, वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, सब्सिडी, फर्टिलाइज़र, जो भी इनपुट होती हैं जो एग्रीकल्चर के काम आती है, टेक्सटाइल के काम आती है, वो किसी भी प्रकार की इनपुट के ऊपर किसानों को कोई भी सब्सिडी नहीं देंगे। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिका का कोई किसान एक खेत गेहूं का लगाता है, तो अमेरिका एक विकसित देश है, तो एक खेत गेहूं का लगाता है, तो उसमें उस एक खेत में प्रोडक्शन करने के लिए उसका खर्चा आता है कम से कम 5,000 रुपया। और इंडिया के किसान का सिर्फ, जब विकासशील देश के किसान का सिर्फ 5,000 की जगह सिर्फ 1,000 खर्चा आया हो उस गेहूं को उगाने में, तो अब वो जो गेहूं अमेरिका में जाएगी तो शायद लोग इंडियन जो बीट है उसको लेना प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है, और वहाँ के जो किसान हैं उनको वो पैसा नहीं मिल पाएगा जो वो चाहते हैं। तो उनको भी 1,000 रुपया क्विंटल ही बेचनी पड़ेगी, चाहे 1,500 रुपये के हिसाब से बेचनी पड़ेगी, तो उनका सरासर घाटा उनको पड़ेगा। तो जितना पैसा उन्होंने उसको उगाने में लगाया है उससे भी कम दर पे उनको बेचना पड़ेगा। तो अमेरिकी सरकार क्या करती है कि हम अपने जो किसान हैं उनका जो 5,000 का जो इनपुट कॉस्ट इसको बोलते हैं, इनका जो खर्चा है ये 5,000 हम उनको दे देंगे। किस रूप में? उनको सब्सिडी दे देंगे। उनको जो यूरिया लगता है उसको सस्ते रेट पे दे देंगे, और इसको इनपुट कॉस्ट में जितना भी जो खर्चा आएगा वो सारा का सारा अमेरिकी सरकार वहन करेगी। तो अमेरिका के किसान का कितना खर्चा हुआ? 0 रुपया। तो जहाँ पर 5,000 रुपया कौन वहन कर रहा है? वहाँ की सरकार। और जब वो 0 रुपये से उतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंडिया का गेहूँ अगर मान लीजिए 1,000 रुपये क्विंटल भी वहाँ पे जाता है तो शायद वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाएगा, वो 500 में बेचने के लिए भी रेडी है। सो इसी को बोला जाता है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स अमेरिकी सरकार के द्वारा लगाए जाते थे। और जब दूसरे देश से गेहूं आएगी, अब अमेरिकी सरकार को पता है कि हमें अपने किसानों के इंटरेस्ट्स को प्रिजर्व करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी प्रिजर्व करना है। तो जैसे ही इंडिया की गेहूं वहाँ पे पहुँचेगी तो वो वहाँ पे आयात कर लगा देंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, 20, 30, 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो उसके कारण जो इंडिया का गेहूँ है जो 1,000 में यहाँ से बन के पहुँचता भी है तो उसका रेट डबल भी हो सकता है। तो इस तरीके से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते थे कृषि और कपड़े के ऊपर, ताकि जो विकासशील देश हैं इन देशों को फ़ायदा ना हो जाए। तो विकासशील देशों ने मांग उठाई कि यदि तुम मुक्त व्यापार की बात करते ही हो तो आप कृषि और टेक्सटाइल को भी मुक्त व्यापार में ऐड करो, ताकि जब हमारे प्रोडक्ट आपके देश में जाएं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। जब प्रोडक्ट ये आपके देश में आएंगे तो आप कम से कम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे। तो इस पर भी बातचीत करो, उन्होंने बोला। तो ये कंसेशन विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को दी गई जब विश्व व्यापार संगठन बनता है, क्योंकि जो उरुग्वे राउंड की जो वार्ताएँ हो रही थी उसमें लगभग सभी देश शामिल थे, विकासशील देश भी शामिल थे। और विकासशील देश तभी विश्व व्यापार संगठन बनाने के लिए एग्री हो सकते थे जब उनकी भी कुछ मांगे मानी जाती। नेक्स्ट आता है सर्विसेज, सेवाएं।
सेवाओं की जब बात आती है तो जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सेवाएं हैं। सो एक वर्ड है गैट्स, GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, कि अब सर्विसेज में भी ट्रेड किया जा सकता है, सेवाओं का भी व्यापार किया जा सकता है। एक देश के लोग दूसरे देश में जाके अपनी सेवाएं बेच सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने बोला कि हम दुनिया भर की जितनी भी जो सेवाएं हैं उनके लिए नियम बनाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले, विश्व व्यापार संगठन से पहले, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के नियम गैट्स के द्वारा नहीं बनाए गए थे। हालांकि प्रयास किया गया था पर नियम कोई भी नहीं बनाए गए थे। और ये सीधा सीधा डेवलप्ड जो कंट्रीज़ थी, विकसित जो देश थे, उनको फ़ायदा पहुंचाते थे। कैसे फ़ायदा पहुंचाते थे? विकसित देशों को डर था कि यदि वह सेवाओं को फ्रीली अलो कर देंगे तो विकासशील देशों के जो लेबर क्लास है वो हमारे देश में आ जाएगी। लो स्किल है उनकी बेशक, बट वो हमारे देश में आ जाएगी। और उसमें जो लो स्किल वाले लोग हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है, उसके बदले में वो सस्ते रेट पे काम करना शुरू कर देंगे। इसका एग्जांपल आप इंडिया की स्टेट्स को ले सकते हैं। इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे कुछ लेबर आकर किसी दूसरे राज्य में आती है और वहाँ उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में, जैसे हिमाचल में, एक हिमाचली एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 500 रुपया दिहाड़ी मिले, 600 रुपया दिहाड़ी मिले, और वहीं पे किसी दूसरे राज्य से आकर व्यक्ति 300 रुपया दिहाड़ी पे काम कर रहा है तो लोग उसको हायर कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? इससे जो लोकल लोग हैं उनका रोज़गार छिन रहा है और जो बाहर के लोग हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। तो विकसित देशों को यही डर था कि उनके देशों के अंदर जो कंपनीज लगी हैं, जो फैक्ट्रीज लगी हैं, दूसरे देशों से आकर लोग जब काम करेंगे तो हमारे लोगों का रोज़गार जाएगा। तो मुख्यतः जो डर यही था कि जो लो स्किल लोग हैं, तो जॉब्स दो प्रकार की होती है, एक होती है हाई स्किल और एक होती है लो स्किल। लो स्किल का मतलब है कोई मजदूरी कर रहा है, और हाई स्किल का मतलब है कि कोई MBBS करने के बाद डॉक्टर बन गया है, ये भी एक सेवा ही है। PhD करने के बाद कोई साइंटिस्ट बन गया है, तो ये भी एक सेवा ही है। तो जो हाई स्किल सर्विसेज हैं उसमें तो विकसित देशों को फ़ायदा ही होता यदि वहाँ सर्विसेज को ओपन करते। और 1995 में इन्होंने ओपन किया और इससे विकसित देशों को एक तरफ़ा फ़ायदा हुआ। एक तरफ़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो हाई स्किल जो उनके, क्योंकि गूगल अमेरिका में पाया जाता है, फेसबुक अमेरिका में पाई जाती है, एप्पल अमेरिका में पाया जाता है, ऐसी कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं पाई जाती या किसी विकसित देश में नहीं पाई जाती। तो एप्पल बेचने का फ़ायदा कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है, अमेरिका की कंपनी ले रही है। फेसबुक से लोग जुड़ रहे हैं तो किसको फ़ायदा हो रहा है? तो ये हाई स्किल जॉब्स हैं, हाई स्किल्स के जो डोमेन है उसमें विकसित देशों को फ़ायदा हुआ है। और 1995 में विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं के क्षेत्र में भी व्यापार जब अलो कर दिया गया तो अब विकासशील देशों के लोग भी विकसित देशों में जाके काम कर सकते हैं फ्रीली। बट ऐसा विकसित देशों ने इसलिए किया क्योंकि 1990 के बाद, मैंने बोला, वैश्वीकरण का दौर चला हुआ है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण करने का जोर चला हुआ है, साम्यवाद समाप्त हो चुका है, एक ही प्रकार की विचारधारा है। तो अब जो कंपनियां हैं विकसित देशों की, वह अपने देश में ही प्रोडक्शन ना करके दूसरे देशों में अपनी कंपनियां स्थापित कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs जो बन रही हैं। तो विकसित देशों की जो कंपनियां हैं विकासशील देशों में जाके काम कर रही हैं और विकासशील देशों के लोगों को अपने देश में ही रोज़गार मिल जाता है। तो इसलिए अब उनको तो कोई डर ही नहीं रहा है कि अगर वहाँ सेवाओं को ओपन कर देंगे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कंपनियां तो जगह जगह खोल दी है, वो हमारे देश में क्यों आएंगे? जो लो स्किल वाले लोग हैं वो अपने ही देश में काम कर लेंगे, वो किसी अमेरिका में नहीं जाएंगे। और दूसरा, जो उनकी हाई स्किल जो सर्विसेज हैं विकसित देशों की, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे जो विकासशील देश हैं, उनमें जाकर अपनी सेवाएं बेचेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिए कुछ, अभी फेसबुक का एग्जांपल दिया, इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया। तो विकसित देशों को सेवा के क्षेत्र में जब लगा कि हमें फ़ायदा हो सकता है तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सेवाओं को भी आप ऐड कीजिए इसमें। क्योंकि IT क्षेत्र में जैसे ही रेवोल्यूशन आती है, कंप्यूटर क्रांति जब आती है और आज के टाइम में इंटरनेट जो क्रांति आई हुई है, इसमें हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं वो आउटसोर्सिंग करते हैं।
इंडिया के लोगों को इंडिया में ही रोज़गार देंगे और सस्ती दरों पे रोज़गार देंगे। एक मज़दूर का खर्चा अमेरिका में हो सकता है कि 1 लाख रुपए आए, और इंडिया में सेम मज़दूर का खर्चा कितना आ रहा है, उसको यहीं पे काम देने पे 5,000 खर्चा आ रहा है। तो वहाँ की कंपनी चाहेगी कि यहाँ पर ही काम दे दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने सर्विसेज को ऐड किया है। ये आर्गूमेंट भी दिया जाता है कि विकसित देशों ने इसमें फ़ायदा देखा, परंतु कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में अब सर्विसेज के लिए भी नियम साझे होंगे, यूनिवर्सल होंगे सभी देशों के लिए। एक कारण ये भी बताया जाता है कि 1990 से पहले जो सर्विसेज थी, जो सेवाएं थी, देयर इज़ कम्प्लेक्सिटी, बहुत जटिलता है, बहुत प्रकार की सर्विसेज हैं। तो किस प्रकार से नियम बनाए जाएंगे, ये भी थोड़ा सा गैट जो था उसमें उलझन थी कि हम नियम किस प्रकार से बनाएंगे। इतने प्रकार की सर्विसेज हैं, इतनी प्रकार की सर्विसेज के लिए हम कैसे नियम बनाएंगे। विश्व व्यापार संगठन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो थे, इसको भी शामिल किया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 3-4 चीज़ें आती हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आता है पेटेंट। इसका मतलब ये होता है कि किसी के द्वारा अगर कोई नई इन्वेंशन करी गई है, नई डिस्कवरी करी गई है, जैसे कि कोई मान लीजिए किसी बीमारी की कोई खोज कर लेता है, जब दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देता है जो अभी तक आया ही नहीं है, तो इस प्रकार की ऐसी कोई खोज करी जाती है, कोई ऐसी इन्वेंशन करी जाती है, तो उसके ऊपर एक पेटेंट मिलता है। तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाएगी, ताकि किसी भी एक देश में कोई खोज हुई है उसकी चोरी ना हो सके। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो एक देश से दूसरे देश में वो टेक्नोलॉजी बेच पाए, तो उसके लिए पेटेंट किया जाता है। देन सिंबल्स आते हैं, ट्रेडमार्क सिंबल्स आते हैं, स्लोगन्स आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कंपनी का कोई सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, उसका कोई स्लोगन होता है, कोई नारा होता है, हमने प्रोडक्ट्स के साथ देखे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को ट्रेड मार्किंग करी जाती है। तो ये ट्रेड मार्किंग भी विश्व व्यापार संगठन देखता रहेगा, ताकि किसी का कोई ट्रेड मार्क चोरी ना कर सके। देन आता है कॉपीराइट। किसी ने कोई बुक लिखी, लिटरेरी बुक लिखी, कोई म्यूज़िक बना दिया, कोई कला बना दी, तो उसका कॉपीराइट मिलता है। जैसे आपने कोई गाना गाया तो उसका कॉपीराइट मिलता है। ठीक है, वो कॉपीराइट आपके पास ही रहेगा। अब आपके नाम से कोई बेच देगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर शर्त यह है कि यू मस्ट हैव द कॉपीराइट। जैसे आपने कोई पेंटिंग्स बनाई तो आपके कॉपीराइट्स, आपको उस पर कॉपीराइट्स मिलते हैं, अदरवाइज़ तो कोई भी उसको बेच सकता है। देन इसके ऊपर भी विश्व व्यापार संगठन ने यूनिवर्सल नियम बनाए हैं और पूरी दुनिया के देशों से एक्सपेक्ट किया है कि वो उनको फॉलो करेंगे। देन डिज़ाइन राइट्स। किसी व्यक्ति ने कोई डिज़ाइन बना दिया, उसके भी राइट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, इसको भी विश्व व्यापार संगठन ने अपने दायरे में लिया। ठीक है, इसके ऊपर भी रेगुलेशंस, नियम जो हैं विश्व व्यापार संगठन के द्वारा बनाए जाएंगे और पूरे के पूरे फॉलो करेंगे। तो कुल मिला के हम समझ पा रहे हैं कि जो गैट था वो सिर्फ वस्तुओं से डील करता था। वस्तुओं को कहा जाता है टेंजिबल, दिखने वाली हैं ये, इनके बारे में पता चल जाता है। और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ना केवल वस्तुएं, सेवाएं, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर। गैट की एक सीमा ये भी थी कि वस्तुओं में वो सिर्फ टैरिफ बैरियर्स को ही हैंडल कर रहा था, और विश्व व्यापार संगठन ने टैरिफ बैरियर के साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी जोड़ दिया। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद डिस्प्यूट अगर हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो गैट में ये प्रावधान था कि सिंपल सा समझ लो कि जो गैट में जो प्रावधान था वो ये था कि किसी भी विवाद को लेने के लिए जो गैट की काउंसिल थी उसके सभी सदस्यों का राजी होना जरूरी था। बट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है उसमें कहा गया कि किसी भी डिस्प्यूट को
उसका समाधान किया जाएगा। जो भी विवाद विश्व व्यापार संगठन के आगे आएगा उसका समाधान किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी की सहमति ली जाएगी, केवल एक शिकायत वहाँ पर दर्ज करी जाएगी और उसके बाद उसका संज्ञान लेना शुरू कर दिया जाएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन का। और इस विवाद को अगर रोकना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई निर्णय ना आए, तो उसके लिए सभी सदस्यों का राजी होना जरूरी था। तो वहाँ पर शुरुआत करने के लिए सभी का आना जरूरी था, यहाँ पर अंत करने के लिए सभी का आना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी आलोचनाएं क्यों करी जाती है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे।